हेलो एवरीवन, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता है। क्या पूछता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा व्यास और सतलुज। कौन से दो नदी है? व्यास और सतलुज। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग लगा देना। और सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे बार उल्लेखित किस नदी के बारे में बताया गया? तो सिंधु नदी के बारे में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जीन का क्या अर्थ होता है? जो जीन है इनका, इसका अर्थ होता क्या है? तो जीन का अर्थ होता है महान आत्मा। क्या होता है? जीन का अर्थ महान आत्मा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? नहीं था पूछ रहा है तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएंगे? इंद्रप्रस्थ लगा दीजिएगा। देखो प्रांत में हम करेंगे और राजधानी जानेंगे। तो पहले जो उत्तरापद है उसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। दक्षिणापद है जो स्वर्णगिरी, और अवंती का उज्जैनी, मध्य देश का पाटलिपुत्र, कलिंग का तुलसी। ठीक है, तो यहाँ पे सबका आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो इंद्रप्रस्थ है इसकी क्या है? कोई केंद्रीय, क्या है? कोई केंद्रीय प्रांतीय केंद्रीय नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस बुद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था? संघ में नियुक्त किया गया था, ऐसी बौद्ध स्थल बताइए आप जहां महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, कौन थे उनके प्रिय शिष्य? आनंद। क्या नाम था उनका? उनके प्रिय शिष्य का महात्मा बुद्ध का आनंद नाम था। इनके अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, संघ में प्रवेश पाने वाले प्रथम जो महिला बुद्ध थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी उनका नाम था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम नाम को बोलते हैं उपनिषद। क्या बोला जाता है? उपनिषद बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुण्य जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। उपनिषद में हम क्या देखते हैं? उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुण्य जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? कौन वो व्यक्ति थे? तो मौर्य सम्राट अशोक। कौन थे? अशोक को प्रियदर्शी बोलते थे। अशोक लगा लेना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, देवान प्रिय शब्द का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या होता है इस शब्द का अर्थ? देवताओं का प्रिय। मौर्य सम्राट जो 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवना प्रिय एवं देवना प्रियदर्शी कहा गया है। किसको क्या कहा गया है? तो अशोक को। और इसका मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? कौन से युग में तांबे का प्रयोग किया गया था? पहले उपयोग किया गया था, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, जिसे ताम्र युग भी कहा जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। पाषाण युग पे कांस्य युग के बीच संक्रमण का प्रतीक है और ताम्र पाषाण युग में पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? राजगीर लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा। क्या है? अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, कौन कौन से? तो पहला है सत्य। सत्य मतलब क्या? झूठ ना बोलो। अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना। अपरिग्रह, संपत्ति का
संचय ना करना, अस्तय चोरी ना करना और ब्रह्मचार्य। ठीक है, पांचवा क्या है? ब्रह्मचार्य है, ध्यान रखिएगा। इस 5 सिद्धांतों से सत्य, अहिंसा, अप्रिग्रह और असत्य का प्रतिपादन 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा, और अंतिम सिद्धांत ब्रह्मचार्य जो था वो किसके प्रतिपादन? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। जो अंतिम था ब्रह्मचार्य वो किसके द्वारा किया गया था? 24वें अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। तेलंगाना राज्य के पालमपीट गांव में स्थित रंपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल के दौरान किया गया था? आंसर याद रखिएगा, काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राजे रेला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कौन से? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुब भारत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुटुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित का एक सामाजिक धार्मिक कला है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना, केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरुंगुदई कोंगोवेलिया द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? ये संबंधित है तमिल साहित्य से। किससे? तमिल साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। यह जो कृति है वो संगम काल के साहित्य परंपरा का हिस्सा है। कौन से काल? संगम काल भी ध्यान रखिएगा, अगर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लगा देंगे। ठीक है, तो तमिल साहित्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? तो देखिए लोथल। हड़प्पा का एक बंदरगाह क्या है? लोथल। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। लोथल का बंदरगाह गोड़ीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना था, और लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती के संगम पे स्थित था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है किस नदी पे स्थित था, तो भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पे स्थित था। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। और किसने की थी? SR राव ने। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान पूछ रहा है? याद रखिएगा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। यह ध्वज, जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थी। कौन कौन से? लाल, लाल यानी कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, और हरा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, और पीला अन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लेखक और पुस्तक के बारे में बताती हूँ। अगर पूछते हैं तुलसीदास, तो तुलसीदास जो पुस्तक है रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास लगा दीजिएगा। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा, जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। कहाँ पे? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। तो पहला उपदेश में क्या दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने का प्रसाद सारनाथ ने पाली भाषा में, कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता तो पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अपने 5 शिष्यों को दिया था। कितने शिष्यों को दिया था? अगर आता है तो 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। यही सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना के तथा बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया था यहीं से। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन पूछता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तिक की रचना की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और यह जो प्रस्तिक थी वो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी थी। अगर आता है क्वेश्चन इतना तो बता देना है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को
किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए थे तथा गौतम बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म संबोधित कभी कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कर लीजिए कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की जो नर्तकी थी, मूर्ति थी उसकी, डांस करने वाली लड़की की, उसका कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का? तो यहाँ पे हो जाएगा मोमलोपी ढलाई। ठीक है, जिसको हम लोग कास्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कर लेना ऑप्शन नंबर डी। यह जो मूर्ति था वो कांस्य से बनी थी और इसे लॉस वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। डांसिंग गर्ल जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक थी। आप लोग जाकर गूगल पे देख सकते हो कैसी थी वो मूर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी कौन थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत की विवरण पहल वाली इंडिका के लेखक मेघास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं नीति शास्त्र यानी कि राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आंसर कर लेना कामनंदक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृतभांड का भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले बसावट की विशेषता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राखी गढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार में है। अगर आता है क्वेश्चन तो आप लोग लगा देना कहाँ पे है। हरियाणा के कौन से जिले में है? हिसार जिले में स्थित है। और राखी गढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हाकरा मिट्टी के बर्तन इस काल की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए तो हिसार याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्र पूर्णक ध्यान दिया था? किस स्थान पे किया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कुंडेश्वरी गुफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? हमारा आंसर हो जाएगा थानेसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या पूछता है। चरक संहिता संबंधित है किससे? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? ये चिकित्सा संबंधित है। चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक द्वारा लिखा गया था। यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांत, रोगों को निदान, उपचार, रोकथाम और विस्तृत जानकारी इसमें प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला बोल रहा है तो रोपड़ लगा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रोपड़ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। यहाँ क्या पूछता है। समुद्रगुप्त की प्रस्तुत संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरिसेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पे उपलब्ध हैं? वर्तमान में अभी किस यहाँ पे स्थान पे उपलब्ध है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, चलिए जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था। महावीर 11 प्रमुख शिष्यों, जिन्हें गंधर कहा जाता था, ने बाद में जैन आगमनों में इनकी क्या हुई थी? रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दशरथी के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से? तो यहाँ आंसर कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? किस स्थान पे? तो खानवा। कहाँ पे? खानवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था अगर पूछता है क्वेश्चन, तो 17 मार्च को। कब हुआ था? 17 मार्च को। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, तो 1527 याद रखिएगा, बस 1527 में। डेट अगर पूछेगा 17 मार्च को। ठीक है, खानवा याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरहानपुर में स्थित अरिशनगढ़ किले के दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर कर लेना आशा अहीर। क्या हो जाएगा? आशा अहीर। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे सी। यह जो किला है मध्य प्रदेश के बुरनारपुर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बुरनारपुर से लगभग 12 मील उत्तर में सतपूना पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पे? 12 मील उत्तर में सतपूना पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह किला अपने मुगल वास्तुकला के भी लिए जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का एक मिश्रण है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना नॉलेज के लिए। चलिए 35 संगमरमर पर प्रिया ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन हुआ करता था। ठीक है, और आपको याद रखने के अगर ज्यादा वो है 1556 से 1605 तक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया था? किसने किया था? तुगलक ने लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कर लेते हैं यहाँ पे 37 हो गया। 38 देखते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। कौन थे वो फिर से लगाए थे टैक्स? तो औरंगजेब लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या पूछता है क्वेश्चन कि ये फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? तो औरंगजेब लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व यानी कि आय, राजस्व और आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। ठीक है, अकबरनामा की रचना कौन किए थे? अकबरनामा की रचना किए थे अबुल फजल। कौन किए थे? अबुल फजल किए थे अकबरनामा की रचना। अगर क्वेश्चन आता तो आपको बता देना है। आईन अकबरी के 5 भाग हैं। कितने भाग है आईन अकबरी के? 5 भाग है। इसका 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को कालानुसार क्या करना, सही क्रम लगाना है, आपको बताना है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, उसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं शेरशाह सूरी का। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो जो शेरशाह सूरी थे इनका शासनकाल रहा है 1540 से लेके 1605 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक रहा है? 1605 ईस्वी तक। किसका रहा है? शेरशाह सूरी का। अकबर का कब से कब तक रहा है? तो 1542 से लेके अकबर का 1605 तक ईस्वी तक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का कब से रहा है? तो 1596 से लेके, नहीं सॉरी, 1296 से लेके 1316 तक रहा है इनका। और जो इल्तुतमिश है इनका कब से रहा है? तो इनका सबसे स्टार्टिंग में हो जाएगा तो हमारा 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो ये फोर्थ वाला सही हो गया। थर्ड पे आते हैं, हमारे हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका रहा है 1296 से लेके 1336 तक। ये हमारे सेकंड हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट में हमारे शेरशाह सूरी हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 1540 से लेके 1555 तक रहा है। फिर लास्ट में अकबर हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 1542 से लेके कब तक रहा है? 1605 तक। ठीक है, चलिए तो हमारा ऐसे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन आगे 41 निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन थे? ध्यान रखिएगा, तुकाराम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के संत भी थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो लगा दीजिए कितने? 17वीं सदी के। ठीक है, उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से जाना जाता था, तो ऐसे ऐसे नाम से इनको जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, तुकाराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 आ गया क्वेश्चन हमारा। क्या पूछता है? फिज खान दिल्ली के शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ये किस राजवंश से संबंधित है? तो शायद राजवंश लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं क्या पूछता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राजन प्रभावी शक्तिचित पावन ब्रह्माओं के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों, पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? याद रहे कौन सा वो शहर था, ये पूना, यानी कि पुणे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आगरा। कहाँ? आगरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को एक महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित है और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही है, तो जैसे ही ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सोमनाथ लाहिड़ी लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी एक भारतीय राजनेता, लेखक और भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता थे। वे बंगाल के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कहाँ के? बंगाल के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया था, यानी कि पहले भारत कौन आया था, उस क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? याद रखिएगा फयान। कौन? फयान हो जाएंगे। और सेकंड पे कौन हो जाएंगे? सेकंड पे हो जाएंगे हमारे, सेकंड पे हो जाएंगे हेनसांग। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड वाला पहला लिख लो, फिर थर्ड लिख लो। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको? देखो मिल रहा है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पे टामसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले फयान आए थे, फिर हेनसांग आए थे, फिर टामसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में सबसे कौन हो जाएंगे? टामसरो हो जाएंगे। सबसे पहले फयान और फिर हेनसांग। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो लिखा गया कि एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये सही हो जाएगा। बीसी 261 कलिंग युद्ध, ये भी सही हो जाएगा। अब देखो एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, क्या ये सही है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कब? 1707 ईस्वी में हुई थी। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1709 औरंगजेब की मृत्यु गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी, 1709 में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज में समर्थन सहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावक गांधी जी थे तथा पेश के भी गांधी जी ने किया था। ठीक है, कौन किए थे तथा इसे पेश भी कौन किया था? गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिए, कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 हो गया। 50 हमारा क्या पूछता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आंसर कर लेना। पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? बंदेल बंगाली शब्द का अर्थ होता है बंदर से लिया गया एक है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदेल बंगाली शब्द है जिसमें बंदर से लिया गया जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। यह पुर्तगाली बस्ती के एकमात्र अवशेष चर्च यानी कि बेसिलिया और मठ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल लगा देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना एक। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 10 मई से। कब से हुई थी? 10 मई से हुई थी। याद रखना, मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा की गई थी। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्र संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। 10 मई से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान यानी जो दफन उसका स्थान है वो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा केरल में, कोची केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, कोची केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना का ताकत छापा मार यानी
रणनीति थी, किसकी थी? मराठा। क्या हो जाएंगे? मराठा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे ए। चलिए आगे बढ़ते 54 नंबर क्वेश्चन के साथ। सिराज उदौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? किस युद्ध में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध में। किस युद्ध में? प्लासी का युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1757 में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को पराजित हुआ तथा मारा गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला जो पश्चात अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ मिलान करने का आ गया और आपको सही आंसर इसमें बताना है। देखो, निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्मा समाज, सरस्वती विवेकानंद आया, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राम मोहन राय, सत्याशोधन समाज। तो ऐसे आपको बताना है कि क्या सही हो जाएगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ब्रह्मा समाज क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाता है। ठीक है, थर्ड हो जाता है। थर्ड में हमारा 3 ऑप्शन दिया गया है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, यानी हमारा थर्ड वन सही होता है। थर्ड वन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में थर्ड वन आ रहा है इसमें। फिर आर्य समाज, ऑब्वियस ही बात है, आर्य समाज 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती लगा दीजिएगा, सेकंड में हमारा आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? अभी तक तो लास्ट बताएंगे तभी आएगा। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा 5, यानी कि 5 हो गया। 3125 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 56 हो गया हमारा, 55 तक हमारा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था बच्चों। अब इससे आगे हम क्या करने वाले हैं? इससे आगे हम पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन आता है, जो कि फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, ये सारे पॉलिटिकल साइंस से करेंगे। ठीक है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो उस राजनीतिक दल का गठन किया था, क्या नाम था? स्वराज पार्टी का। किसका? स्वराज पार्टी का। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। ठीक है, स्वराज पार्टी ने अपने ही कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया था हिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट की थी। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था, जिसे बाद बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन था? तो याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकारों का बिल। किसका? अधिकारों का बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। इसमें मिलान करना आपको बताना है। निम्नलिखित मराठा प्रमुख उनके क्षेत्रों से संबंधित मिलान करना है, तो आपको जो सही है वो बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले सिंधिया। तो सिंधिया क्या हो जाएंगे? सिंधिया उज्जैन। कहाँ? सिंधिया का उज्जैन हो जाएगा। ये तो हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, सिंधिया का क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। होलकर हो जाएंगे इंदौर। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड का गायकवाड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर डी पे भोंसले तो नागपुर। तो कैसे हमारा सही क्रम लगेगा? तो डी लगेगा। देखो, फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का क्या होगा? सी। सेकंड का क्या हो जाएगा? होलकर का हो जाएगा इंदौर। और गयवाड़ा का हो जाएगा, यहाँ पे गयवाड़ा का हो जाएगा आपको, गयवाड़ा का क्या हो गया? बड़ोड़ा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये फोर्थ का बी हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर हो जाएगा। नागपुर भोंसले का नागपुर। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 का परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1922 में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। किसान मार्च और सभा का गठन भारत में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों के संघर्ष को एक व्यापक संघर्ष एकीकृत करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से वो संबंधित है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान से। कहाँ से थे? राजस्थान से। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने 1920
के दशक में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1920 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? गद्दार पार्टी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? किसने लिखी थी? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ना रखने के लिए राजी किया था, वो कौन थे? याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान और ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, भूदान आंदोलन जो था, भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष कब हुई थी? 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, ठीक है। यह एक सर्वेक्ष भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? चलो दिल्ली का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या पूछता है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? किस अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे इससे कुछ फैक्ट समझो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया था। किसका? सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में दैव शासन समाप्ति एवं सर्वराज शासन का व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसका था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। मैं कुछ आपको पुस्तक बताती हूँ और लेखक का नाम बताती हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया प्रोग्राम किसने लिखा? सरदार पटेल ने। द प्रोफन विंग तो सरोजिनी नायडू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, जैसे हम लोग अभी पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध कब्जे में लिया? याद रखना, हड़प नीति के माध्यम से। किसके माध्यम से? हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? कब किया गया था? 1990 में, 1919 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आंसर कर लेना। क्रिप्स मिशन विफलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बात आप लोग जान लो इससे। देखो, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान के मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन बम्बई के प्रारंभ में हुआ था। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन आता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? कौन था? याद रखिएगा, श्री राजगोपालचारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा का भारत से अलग किया गया था? किस अधिनियम? तो आंसर रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना ने INA का गठन किसने किया था? किसने किया था पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? किसे? याद रखिएगा, रेलवे को। किसे? रेलवे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 24 को।
पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। किसने किया था? हर्षद मोहानी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षद मोहानी ने वर्ष 1921 को, कब? 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, कहाँ पे? अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग की थी। हालांकि उस समय वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन कब किया था? 1921 में। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो वर्ष 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य अपनाया था, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्या हो जाएगा? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय साम्राज्य में प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाई तो किस? तो अंग्रेजी लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों को, विशेष रूप से सैनिकों को, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अभिलाषी बनाना था, ठीक है। तो अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? अधिकार यहाँ पे लगा देना कि प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्ति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। देखो, इस अधिनियम का उद्देश्य था कि शासन में प्रांतियों को अधिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना, जबकि अंतिम नियंत्रण क्या था? कि ब्रिटिश हाथों में ही रहे, ठीक है। क्या था? कि ब्रिटिश क्या रहे? हाथों में ही रहे। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि प्रांतीय व्यवस्था, संघीय संरचना, शक्तियों और विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इसमें हम कर देंगे प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्तियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे बचपन ही मतलब हम लोग 12th में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्र आंदोलन से मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को सहयोग किया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 ईस्वी तक चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का पूछ रहा है, याद रखना। लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा भी। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया था? याद रखना 1928 ईस्वी में 28 में आया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावन क्या किया था? पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ करने का अनुमति दिया गया था। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या करना है? मिलान का निम्नलिखित मिलान करें और आपको सही आंसर बताना है, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, तो यहाँ पे पहला सेकंड आ गया। अब दूसरा देखते हैं। गदर पार्टी तो लाला हरदयाल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गदर पार्टी का 2 हो गया। 2-1 तो यही ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। 3 का मित्र मेला वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। होम रूल लीग एनिबेशन 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? किसने विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना लगा देना। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का पराजय हुई, कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का पराजय हुआ था। भारतीय मुसलमानों तुर्कियों के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर युद्ध के बाद क्या हुआ था? कि युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय किया था। भारतीय मुसलमान नाराज हो गए तथा खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था और गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्र आंदोलन से मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का सहयोग दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन हमारा 35 आता है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आंसर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में मोइरोंग में
INA ध्वज फहराया था? वो शहर जब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में स्थित है? अब का पूछ रहा है, अब कहाँ पे है? तो मणिपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी निम्नलिखित में से किस राज्य गवर्नर एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवध लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवध में। ठीक है, अवध का प्रयोग सरकार द्वारा बफर स्टेट के रूप में, क्या कहता है, बफर स्टेट के रूप में किया जाता था। ठीक है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय कर लिया था। किसको? अवध को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? कब इस्तीफा दिया था पूछ रहा है, आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? किसे भेजा गया था? तो आंसर कर लेना सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जानते थे कि ओटोमन। क्या? ओटोमन, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे सी। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 ईस्वी के बाद हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। आगे बढ़ते हैं 41 के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने किसके लिए माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। लखनऊ पैक्ट हो जाएगा 1916, लखनऊ पैक्ट पे लगा देना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? किसका परिणाम था ये? तो आंसर कर लीजिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। किसका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें विभिन्न संप्रदाय प्रतिनिधित्व दिया था। इस पंचायत में प्रत्यक्ष निवासक पद्धति दलितों पर भी लागू हुआ था। ठीक है, और पहले यह केवल मुसलमानों पर ही लागू था। ठीक है, पहले क्या था? मुसलमान पे बस लागू था। आगे बढ़ते। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड बैरन हर्षिंगटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते थे? दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग हुआ था? दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। एनी बेसेंट और लोक मनमाने तिलक। किसके? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? मैंने अभी बताया ना, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को बंबई ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इस टाइम में दिया था। गांधी जी ने कहा कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या कोशिश ये हमें अपनी जान दे देंगे। क्या कर देंगे? या तो आजाद करा देंगे या तो अपनी जान दे देंगे। ठीक है, तो करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आंसर कर लेना, रिचर्ड वेलेंजली के द्वारा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या पूछता है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है आपको। तो सही वर्ष से मिलाना है तो कैसे हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा बता रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ध्यान रखना है। देखो पहला क्या है? बरडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 को। तो हमारा पहला का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का ए हो जाएगा, यानी कि ये डी में लगा देना। तो ये हमारा ऐसे होगा।
महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी, कब की थी? 1946 में किया था। ये हो जाएगा थर्ड। हमारा सी वाला, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था तब 1921 में शुरू किया था। ठीक है। और ये अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल, ये 1918 हो जाएगा। तो कैसे हमारा आंसर बैठता है, तो देखो पहला का डी हो जाएगा, बरडोली में किसान आंदोलन 1928 को हुआ था। फिर दूसरा हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा कब की थी, तो कब की थी? 1946 को। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा 46। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। तो ये हमारा तीसरा का ए और चौथा का बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया और कितने वर्षों का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी उनको, तो याद रखिएगा 6 हो जाएंगे, 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा डी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछता है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा वो अधिनियम था ये पूछ रहा है, तो वर्मा सरकार अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने यूपी ट्रिपल एससीपीटी के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे। ऐसे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके प्रिपरेशन कंप्लीट होते चले एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।